मेरा नाम बशीर अहमद है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर साहिवाल से है। मैं पिछले 25 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 42 साल है, लेकिन ट्रक के स्टीयरिंग पर मेरा हाथ तब से है जब मैं महज 17-18 साल का था। जवानी के वो दिन जब खून गर्म होता है, मैंने तब से ये भारी गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ाई हैं। साहिवाल से सामान लोड करना और फिर कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा। पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां मेरे ट्रक के टायरों के निशान ना हो। इतना तजुर्बा होने के बाद इंसान को सड़क से डर नहीं लगता। रात हो या दिन, हमारे लिए सब बराबर होता है। अंधेरी रातों में सुनसान हाईवेज पर अकेले सफर करना मेरा मामूल था, और सच कहूं तो मुझे कभी खौफ महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस एक मनहूस रात ने मेरी जिंदगी, मेरी सोच और मेरी हिम्मत को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। मेरी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। शादी मेरी थोड़ी देर से हुई थी, इसलिए बच्चे अभी छोटे थे। मैं अपनी फैमिली के साथ खुश था और अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये वाकया उन दिनों का है जब मैं अपनी पुरानी रूटीन के मुताबिक काम कर रहा था, मगर उन दिनों मेरी तबीयत कुछ नासाज रहती थी। हल्का बुखार और थकावट महसूस होती थी। मेरा इरादा था कि कुछ दिन आराम करूंगा और रात के लंबे सफर से परहेज करूंगा। एक शाम मेरे सेठ यानी मालिक का फोन आया। सेठ रियाज साहब काफी पुराने आदमी थे और मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने कहा, देखो बशीर, एक बहुत जरूरी खेप है जो आज ही रात फैसलाबाद से लोड करके लाहौर पहुंचानी है। माल ज्यादा है और पार्टी बहुत अर्जेंट मांग रही है। मैंने सेठ साहब से कहा, सेठ जी, आप तो जानते हैं आजकल मेरी तबीयत कुछ ढीली है। रात के वक्त गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हो रही। इतने साल हो गए सड़कों की खाक छानते हुए। अब दिल करता है कि रात को घर पर आराम करूं और दिन में सफर करूं। आप किसी और लड़के को भेज दें, शफीक या अकरम को कह दें, वो ले जाएंगे। लेकिन सेठ रियाज ने मेरी बात काटते हुए कहा, यार बशीर, तुम जानते हो मैं इस भारी और कीमती सामान के लिए इन नए लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मेरे पुराने आदमी हो, घर के फर्द जैसे हो। ये सामान वक्त पर पहुंचाना मेरी इज्जत का सवाल है। अगर तुम नहीं जाओगे तो पार्टी नाराज हो जाएगी। बस ये एक चक्कर लगा लो, पैसे भी ज्यादा ले लेना। अगली बार मैं ख्याल रखूंगा कि तुम्हें रात को ना भेजूं। अब जब सेठ साहब ने इतनी आजिजी से बात की और पुराने ताल्लुक का वास्ता दिया, तो मुझे इनकार करना मुश्किल हो गया। एक मुरव्वत होती है, एक लिहाज होता है। मैंने दिल मारकर हाँ भर ली। मैंने कहा, चलें ठीक है सेठ जी, आप हुक्म कर रहे हैं तो मैं निकल जाता हूँ। रात को लोडिंग करवा के निकलूंगा। सुबह फज्र से पहले माल लाहौर पहुंच जाएगा। वैसे भी फैसलाबाद से लाहौर का रास्ता इतना लंबा नहीं है। खैर, मैंने घर आकर तैयारी शुरू की। शाम का वक्त था। मेरी बीवी खाना लगा रही थी। जब मैंने उसे बताया कि मुझे आज रात ही ट्रक लेकर निकलना है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन बोली, नहीं, आप आज रात नहीं जाएंगे। मैं हैरान हुआ, पूछा, अरे भाई क्या हो गया? काम है, जाना तो पड़ेगा, जबान दे दी है मैंने। मेरी बीवी ने परेशानी के आलम में कहा, बशीर साहब, खुदा के लिए मेरी बात मान लें। मुझे पिछले 2 दिन से बहुत अजीब और डरावने ख्वाब आ रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कल रात भी मैंने ख्वाब में देखा कि आप किसी मुसीबत में हैं और मैं रो रही हूँ। बच्चे अभी छोटे हैं। खुदारा आज की रात सफर ना करें, ये रात भारी लग रही है। मैंने उसकी बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश की, थोड़ा गुस्सा भी दिखाया। मैंने कहा, तुम औरतें भी ना बस वहमों में ही रहती हो। अरे भाई, मैं कोई पहली बार ट्रक लेकर निकल रहा हूँ। 17 साल की उम्र से ये लोहे की गाड़ी चला रहा हूँ। आधी जिंदगी सड़कों पर गुजर गई। मुझसे बेहतर कौन जानता है कि रोड पर कैसे चलना है। मैंने सेठ को जबान दी है और बशीर अपनी जबान से नहीं फिरता। कुछ नहीं होता, सुबह तक वापस आ जाऊंगा। बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई भी लाऊंगा। बच्चे भी मेरे पास आ गए। अब्बा मत जाए ना, अम्मी रो रही हैं। लेकिन मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इंसान जब अपनी जिद और अना के घोड़े पर सवार होता है तो उसे कुदरत के इशारे नजर नहीं आते। मैंने खाना खाया, अपना सामान उठाया और बीवी को रोता छोड़कर घर से निकल गया। मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी के आंसू और उसके ख्वाब बेवजह नहीं थे। मैं अड्डे पर पहुंचा, ट्रक लोड करवाया और करीब रात के 10 बजे फैसलाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हो गया। ट्रक स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और जीटी रोड की तरफ बढ़ गया। ट्रक रवां दवां था। मैं कोशिश कर रहा था कि रफ्तार अच्छी रखूं ताकि जल्दी पहुंच जाऊं और नींद का गलबा ना हो। कुछ घंटे गुजरे।
शहर की रोशनियां पीछे रह गईं और अब चारों तरफ हाईवे का अंधेरा और सन्नाटा था। ट्रक का इंजन अपनी मखसूस धुन में गरज रहा था और मैं अपनी धुन में मग्न था। अभी मैं शहर से काफी दूर निकल आया था। एक वीरान सा इलाका था कि अचानक ट्रक को एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। मैंने फौरन ब्रेक लगाई और साइड पर गाड़ी रोक दी। नीचे उतरकर देखा तो पिछला टायर बुरी तरह फट चुका था। शायद सड़क पर पड़ी किसी नुकीली चीज या सरिये ने टायर का काम तमाम कर दिया था। मैंने सर पकड़ लिया। रात का वक्त, सुनसान सड़क और टायर पंक्चर। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और परेशानी भी कि अब ये टायर बदलने में कितना वक्त जाया होगा। और ऊपर से वो इलाका ऐसा था जहां दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। मैंने जैक निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अकेले मुझसे सेट नहीं हो रहा था। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो इस रूट से वाकिफ था। उसने मुझे बताया कि थोड़ा पीछे एक गांव है, वहां एक मैकेनिक का नंबर है मेरे पास, मैं उसे फोन करता हूं। खैर, किस्मत अच्छी थी कि दोस्त की कोशिश से एक मैकेनिक मोटरसाइकिल पर करीब आधे घंटे बाद वहां पहुंच गया। रात के 11 बज चुके थे। उस मैकेनिक ने टायर खोला और मरम्मत का काम शुरू किया। मैं वहीं सड़क के किनारे खड़ा सिगरेट फूंकता रहा। अजीब सी खामोशी थी उस रात में। हवा भी नहीं चल रही थी, बस एक हू का आलम था। मुझे बार बार अपनी बीवी का चेहरा याद आ रहा था। उसकी वो बात कि आज रात मत जाएं। दिल में एक चुभन सी हो रही थी कि मैं नाहक उससे लड़कर निकला। मोहब्बत करने वाली बीवी है, उसे डांटना नहीं चाहिए था। तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया टायर ठीक होने में। मैकेनिक लड़के ने कहा, उस्ताद जी, काम पक्का कर दिया है, अब बेफिक्र होकर गाड़ी भगाओ, लाहौर तक कोई मसला नहीं होगा, आप चेक कर लें। मैंने टायर चेक किया, तसल्ली की और उसे पैसे देकर रुखसत किया। दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठा, ट्रक स्टार्ट किया और सफर शुरू कर दिया। अब रात के 12:30 या 1 का वक्त हो रहा था। सड़क और भी ज्यादा सुनसान हो गई थी। मुझे आज अजीब सी घबराहट हो रही थी, ऐसी घबराहट जो पहले कभी नहीं हुई थी, जैसे कोई अनदेखा बोझ मेरे सीने पर हो। शायद बीवी की बातें दिमाग में घूम रही थीं या फिर वो वीरानी मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थी। मैंने सोचा कि कहीं रुककर चाय पी लूं ताकि ये सुस्ती और अजीब ख्यालात दूर हों। चलते चलते मुझे रोड के किनारे एक छोटा सा ढाबा, होटल नजर आया जिसकी मध्यम सी लाइट जल रही थी। मैंने ट्रक वहां रोका, मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे और एक चारपाई पर बैठ गया। ढाबे पर एक छोटा लड़का काम कर रहा था, शायद वही रात की शिफ्ट में था। मैंने उसे चाय का कहा, चाय पी, कुछ पराठा वगैरह खाया तो जान में जान आई। जब मैं पैसे देने के लिए काउंटर पर गया तो वो लड़का मुझे बड़े गौर से देखने लगा। उसने पूछा, उस्ताद जी, किस तरफ जा रहे हो? मैंने कहा, बस यार, लाहौर की तरफ निकल रहा हूं, माल पहुंचाना है। लड़के ने मेरे ट्रक के रुख की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप क्या ये सामने वाले कच्चे लिंक रोड शॉर्टकट से जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी का मुंह उसी तरफ है? मैंने कहा, हाँ यार, मेन रोड पर आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ट्रैफिक भी जाम हो सकती है, मुझे देर हो रही है, इसलिए सोचा ये पुराने लिंक रोड से निकल जाऊं। ये सीधा मेन हाईवे से जाकर मिलता है और रास्ता भी छोटा पड़ता है। उस लड़के के चेहरे पर खौफ के साए लहरा गए। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब जी, मेरी माने तो इस रास्ते से ना जाएं। भले आपको मेन रोड पर 2 घंटे ज्यादा लग जाएं, लेकिन इस कच्ची सड़क पर मत जाएं, वो रास्ता ठीक नहीं है। मुझे उसकी बात पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। मैंने कहा, क्यों भाई, रास्ता ठीक नहीं है से क्या मतलब? डाकू है क्या वहां? लड़का बोला, नहीं साहब, डाकुओं का डर नहीं है, वो रास्ता, वो जगह भारी है, वहां चीजों का बसेरा है। मैंने तंजिया अंदाज में पूछा, चीजें? तुम भूत प्रेत की बात कर रहे हो? ओए छोटू, मैंने सारी जिंदगी सड़कों पर गुजारी है, कब्रिस्तानों के पास से रातें गुजारी हैं, मैं इन वहमों को नहीं मानता। लड़के ने जिद करते हुए कहा, साहब, आप मजाक समझ रहे हैं। इस रोड पर जो भी रात के इस पहर गया है वो या तो वापस नहीं आया, या फिर अगर आया है तो उसका दिमाग सलामत नहीं रहा। वहां एक नहीं, हजारों बदरूहें भटकती हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूं। हमें बड़े बुजुर्गों ने मना किया है कि इस रास्ते पर रात 12 बजे के बाद नजर भी नहीं डालनी। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, प्लीज वो रास्ता मत लें। मुझे उस अनपढ़ लड़के की नसीहत पर गुस्सा आ गया। हम ड्राइवर लोग अपनी रूट की मालूमात पर बड़ा फख्र करते हैं, कोई बच्चा हमें सिखाए तो हमें अपनी तौहीन लगती है। मैंने गुस्से से कहा, चलो अपना काम कर, बिल बता कितना हुआ। सब आ जाते हैं यहाँ ज्ञान बांटने, मुझे मत सिखा कि मुझे कहां से जाना है। मैंने पैसे उसके काउंटर पर फेंके, मुंह धोया और गुस्से में तिल मिलाते हुए ट्रक में आकर बैठ गया। मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, देखूं तो सही कौन सी चीज मेरा रास्ता रोकती है। इंसान की अना,
उसे तबाही के दहाने पर ले जाती है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, एक जोरदार रेस दी और उसी लिंक रोड पर गाड़ी मोड़ दी जिससे उस लड़के ने मुझे इतनी सख्ती से मना किया था। जैसे ही ट्रक उस टूटी फूटी, वीरान और दरख्तों से घिरी सड़क पर चढ़ा, माहौल एकदम बदल गया। वहां का दर्जा हरारत मेन रोड से बहुत कम था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में पुराने घने दरख्त किसी देव की तरह खड़े नजर आ रहे थे। धुंध भी अचानक बढ़ने लगी थी। सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपने ट्रक के इंजन की आवाज भी खौफनाक लग रही थी। अभी मैंने बमुश्किल चंद किलोमीटर का फासला तय किया होगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा में कोई सरगोशियां कर रहा हो, लेकिन मैंने उसे अपना वहम समझा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द उस मनहूस टुकड़े को पार कर सकूं। लेकिन अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था कि मेरी नजर सामने सड़क के बिल्कुल दरमियान में पड़ी और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां सड़क के ऐन वस्त में एक औरत खड़ी थी। सफेद रंग के कपड़े, बिल्कुल वैसे जैसे कफन का कपड़ा होता है या पुराने जमाने की बेवा औरतें पहनती थीं। उसके बाल खुले थे और जमीन को छू रहे थे। वो मेरी गाड़ी की तरफ पीठ करके खड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सोचा, ये कौन पागल औरत है जो इतनी रात गए इस जंगल में खड़ी है। मैंने हॉर्न बजाना शुरू किया, लगातार हॉर्न दिया ताकि वो हट जाए, कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मुझे मजबूरन ट्रक की रफ्तार कम करनी पड़ी। मैंने ब्रेक लगाई और गाड़ी उससे कुछ फासले पर रोकी। मैंने खिड़की से सर निकालकर गुस्से में चिल्लाने की कोशिश की, ओ बीबी, मरना है क्या? हट जाओ रास्ते से। जैसे ही मेरी आवाज गूंजी, उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन मोड़ना शुरू की और फिर जब उसका चेहरा मेरी तरफ घूमा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उसका चेहरा इंसानों वाला नहीं था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और चेहरा सपाट। लेकिन सबसे खौफनाक चीज वो नहीं थी। सबसे खौफनाक चीज ये थी कि जब मेरी नजर ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में उसके पैरों पर पड़ी तो उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे। ये देखते ही मुझे उस ढाबे वाले लड़के की बात याद आ गई। ये कोई इंसान नहीं थी, ये पिच्छल पैरी थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। मैंने फौरन अपना सर अंदर खींचा, शीशा चढ़ाया और कांपते हाथों से गियर बदलकर गाड़ी को साइड से निकालकर भगाने की कोशिश की। मैंने सोचा, अब चाहे ये टकराए या कुछ भी हो, मैं नहीं रुकूंगा। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से उसके पास से गुजारा। जैसे ही ट्रक उसके बराबर से गुजरा, मुझे एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी जो ट्रक के इंजन के शोर पर भी हावी थी। मैंने साइड मिरर में शीशे में देखने की गलती कर ली और जो मैंने देखा वो मंजर मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। वो सफेद कपड़ों वाली औरत जिसके पैर उल्टे थे, वो मेरे ट्रक के पीछे भाग रही थी। लेकिन वो कोई आम इंसानों की तरह नहीं भाग रही थी, बल्कि वो हवा में तैरती हुई ट्रक की 80 किलोमीटर की रफ्तार का मुकाबला कर रही थी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा खौफनाक हद तक मेरे ट्रक के करीब आ रहा था। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने एक्सेलरेटर पर पांव का दबाव और बढ़ा दिया। ट्रक पुराना था, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ रहा था, लेकिन मैं उसे उसकी हदों से आगे ले जा रहा था। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैं सिर्फ अल्लाह को याद कर रहा था, या अल्लाह रहम, या अल्लाह मेरी मदद कर। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक मुझे ट्रक की छत पर और पीछे कंटेनर पर जोर जोर से धम धम की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम चीज ट्रक के ऊपर छलांगे लगा रही है। वो आवाजें इतनी शदीद थीं कि मुझे लगा ट्रक की छत पिचक जाएगी। मेरा ट्रक दाएं बाएं डोलने लगा। मैं स्टीयरिंग को मजबूती से थामे रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नादीदा ताकत गाड़ी को बेकाबू करने पर तुली हुई थी। फिर अचानक एकदम खामोशी हो गई। वो धम धम की आवाज रुक गई। मैंने एक लम्हे के लिए सुकून का सांस लिया कि शायद वो बला टल गई। मैंने दोबारा रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि मुझे अपने कान के बिल्कुल करीब एक सर्द और भारी सांस महसूस हुई। ऐसी सांस जिसमें से मुर्दा जानवरों जैसी सड़ांध आ रही थी। मैंने डरते डरते अपनी बाईं तरफ कंडक्टर वाली सीट की तरफ देखा और मेरी रगों में खून जम गया।
वो सीट जो खाली थी, अब वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे पुराने और मैले कुचैले थे। उसकी जिल्द की रंगत स्याह थी, जैसे जली हुई हो। उसका चेहरा, या अल्लाह, उसका आधा चेहरा गला हुआ था, जैसे किसी बीमारी ने खा लिया हो, और उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। उसका हाथ जो उसने डैशबोर्ड पर रखा हुआ था, उसकी उंगलियां टूटी हुई और मुड़ी हुई थीं। वो मेरी तरफ देखकर अपने पीले और काले दांतों की नुमाइश करते हुए हंस रहा था। उसकी हंसी में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। फिर उसने अपनी खौफनाक भारी आवाज में सरगोशी की, बहुत देर कर दी तूने, अब तू नहीं बचेगा। ये सुनते ही मेरे आसाब जवाब दे गए। मैंने एक जोरदार चीख मारी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। खौफ के मारे मेरे हाथ पांव फूल गए और मेरा ध्यान सड़क से हट गया। इसी लम्हे ट्रक एक जोरदार झटके से दाईं तरफ मुड़ा। मुझे नहीं पता कि स्टीयरिंग मैंने मोड़ा या उस चीज ने, लेकिन ट्रक बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़े एक बड़े पुराने दरख्त की तरफ सीधा जा रहा था। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, चीखा, चिल्लाया, लेकिन सब बेसूद। अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक का अगला हिस्सा दरख्त से टकराया। शीशे टूटने की आवाज, लोहे के मुड़ने की आवाज और मेरी अपनी चीखें सब आपस में गड्ड-मड्ड हो गईं। मेरा सर जोर से स्टीयरिंग या विंड स्क्रीन से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो उस बूढ़े आदमी और उस औरत की मुश्तरका हंसी थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। पता नहीं मैं कितनी देर बेहोश रहा, शायद चंद मिनट या शायद घंटा। जब मेरी आंख खुली तो अभी भी रात का ही वक्त था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। ट्रक का इंजन बंद हो चुका था, लेकिन रेडिएटर से धुआं या भाप निकल रही थी। मेरे सर में शदीद दर्द था और माथे से खून बहकर मेरी आंख में जा रहा था। मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। मैं अपनी सीट पर फंसा हुआ था। मैंने हिलने की कोशिश की तो मेरे मुंह से कराह निकल गई। फिर मेरी नजर सामने टूटे हुए शीशे रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसमें केबिन की मध्यम लाइट या चांद की रोशनी पड़ रही थी। मैंने अपना चेहरा देखा और खौफ की एक नई लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया जितना उस लम्हे किया। आईने में नजर आने वाला शख्स मैं नहीं था, या शायद मैं ही था, लेकिन मेरा चेहरा बूढ़ा हो चुका था। मेरी जिल्द लटक गई थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई थी, जैसे मैं 42 साल का नहीं बल्कि 80 साल का बूढ़ा हूं। मेरे काले स्याह बाल सफेद हो चुके थे। ये देखकर मैं पागलों की तरह चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या ये मैं हूं? एक ही रात में, एक ही घंटे में मैं बूढ़ा कैसे हो गया? तभी मुझे ट्रक के बाहर जंगल से अजीब और गरीब आवाजें आने लगी। रोने की आवाजें, कभी हंसने की आवाजें और कभी किसी के भागने की आहट। वो चीजें अभी भी वही थीं, मेरे ट्रक के बाहर मेरा इंतजार कर रही थीं। मुझे लगा कि अगर मैं ट्रक से बाहर निकला तो वो मुझे नोच खाएंगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी जेब से बड़ी मुश्किल से अपना मोबाइल फोन निकाला। सिग्नल बहुत कम आ रहे थे। मैंने किसी को कॉल करने की हिम्मत नहीं की। न जाने क्यों मुझे लगा कि फोन करूंगा तो आवाज सुनकर वो अंदर आ जाएंगे। मेरे जहन में फौरन मेरी माँ की सिखाई हुई बात आई कि मुसीबत में अल्लाह का कलाम ही ढाल बनता है। मैंने जल्दी से मोबाइल में से कुरान पाक की तिलावत, सूरह यासीन और आयतल कुर्सी की ऑडियो तलाश की और उसे ऊंची आवाज में चला दिया। जैसे ही अल्लाह का कलाम उस ट्रक के केबिन में गूंजा, बाहर से आने वाली चीखों की आवाजें बदल गईं। वो गुस्से वाली चीखें बन गईं, जैसे वो तकलीफ में हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ट्रक के बाहर कोई टक्करें मार रहा है, ट्रक को हिला रहा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं और मोबाइल सीने से लगाकर दर्द के बावजूद दिल ही दिल में जो भी सूरतें याद थीं पढ़ना शुरू कर दी। वो रात, वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। एक एक सेकंड सालों के बराबर लग रहा था। मैं खून में लथपथ टूटी हुई गाड़ी में फंसा हुआ, बाहर मौत का रक्स हो रहा था और अंदर अल्लाह का कलाम मेरी हिफाजत कर रहा था। मुझे नींद नहीं आई। मैं बस जागता रहा, तिलावत सुनता रहा और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा कि या अल्लाह मुझे बचा ले। मैंने गुरूर किया, मैंने अपनी बीवी की बात नहीं मानी, मुझे माफ़ कर दे। फिर खुदा खुदा करके आसमान का रंग बदलने लगा।
फजर की अजान का वक्त करीब आया तो बाहर का शोर थमना शुरू हो गया। जब सुबह की पहली रोशनी नुमाइंदार हुई और परिंदों की चहचहाट सुनाई दी, तब जाकर मेरी जान में जान आई। कुछ देर बाद मुझे सड़क पर गाड़ियों के गुजरने की आवाज आई। शायद ये कोई पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी थी या गांव के लोग थे। किसी ने मेरे ट्रक का दरवाजा खटखटाया। ओ भाई, जिंदा हो? ये इंसानी आवाज थी। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। बाहर 2-3 पुलिस वाले और कुछ मकामी लोग खड़े थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ट्रक का दरवाजा खोला और मुझे बाहर निकाला। जब मैं बाहर निकला तो एक पुलिस वाले ने पूछा, यार तुम उस मनहूस रोड पर क्यों आए? यहां तो दिन में भी लोग आने से डरते हैं, तुम रात को ट्रक लेकर घुस गए। शुक्र करो जिंदा बच गए हो। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं था। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मैंने फौरन ट्रक के साइड मिरर में दोबारा अपना चेहरा देखा। मेरी सांस रुक गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा चेहरा अब नॉर्मल था। वो झुर्रियाँ, वो लटकी हुई खाल गायब हो चुकी थी। हाँ, बाल मेरे कुछ जगहों से वाकई सफ़ेद हो गए थे जो कल तक काले थे, लेकिन वो भयानक बुढ़ापा ख़त्म हो चुका था। शायद वो उस जगह का कोई फरेब था, कोई नज़र का धोखा था, या उन बदरूहों का असर था जो सुबह की रोशनी और अल्लाह के कलाम की बरकत से ख़त्म हो गया था। पुलिस वाले मुझे अस्पताल ले गए। मेरे सर पर टांके आए, पसलियां भी जख्मी थीं। मैंने अस्पताल से अपने सेठ को फ़ोन करवाया। वो और मेरी फैमिली भागे भागे आए। जब मेरी बीवी ने मुझे अस्पताल के बिस्तर पर देखा तो वो धाड़े मार कर रोने लगी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, बस इतना कहा कि एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन वो जानती थी, उसकी आंखें बता रही थीं कि उसे पता है कि उसके ख्वाब सच्चे थे और मैंने किस चीज़ का सामना किया है। सामान दूसरी गाड़ी में लोड करवाकर लाहौर भेजा गया। मैं कई हफ्ते बिस्तर पर रहा। इस वाक़े को आज कई साल गुजर चुके हैं। मैं सेहतयाब हो गया, दोबारा ट्रक चलाना शुरू किया, क्योंकि पेट का दोज़ख भी भरना है। लेकिन दोस्तों, उस रात के बाद मैंने एक कसम खाई है, सूरज ढलने के बाद मैं कभी ट्रक नहीं चलाता। चाहे कितना ही बड़ा ऑफर हो, कितने ही पैसे मिले या कितना ही अर्जेंट काम हो, बशीर अहमद का ट्रक मगरिब के बाद सड़क पर नजर नहीं आता। मुझे आज भी कभी कभी रात को सोते हुए वो उल्टे पैरों वाली औरत और वो सड़े हुए चेहरे वाला बूढ़ा ख्वाब में नजर आते हैं और मैं पसीने में शराबोर होकर उठ जाता हूँ। मेरे कुछ बाल जो उस रात सफ़ेद हुए थे वो आज तक सफ़ेद हैं, जो मुझे हर रोज़ शीशे में याद दिलाते हैं कि इंसान को कभी अपनी ताकत और तजर्बे पर गुरूर नहीं करना चाहिए और जब कुदरत इशारे दे तो रुक जाना चाहिए। वो कच्ची सड़क, वो काला रास्ता आज भी वहीं है और खुदा जाने कितने मुसाफिरों को निगल चुका है, लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी बशीर अहमद की हौलनाक कहानी, एक ऐसा वाकया जो अक्ल को दंग कर दे। साइंसी दौर में शायद हम इन चीज़ों को ना माने, लेकिन जिन पर बीतती है वो जानते हैं कि अंधेरे में क्या छुपा होता है। बशीर साहब के साथ जो हुआ वो एक सबक है कि बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें और अपनों की रोक टोक कभी कभी हमारी जान बचाने के लिए होती है।